विद्यार्थी मित्रों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम देखने जाएंगे लेसन नंबर 6, कालिदास का प्राणी प्रेम। कालिदास माने वही कवि कि जिन्होंने ऋतु संहार आदि कई अभिज्ञान शकुंतलम आदि कृतियों की रचना की है। संस्कृत साहित्य के बहुत ही जाने माने कवि है, उनका प्राणी प्रेम। ये जो नाटक है उसके रचनाकार है मोहन राकेश। इनका जन्म सन 1925 ईस्वी सन में, निधन सन 1972 ईस्वी सन में हुआ था। मोहन राकेश का जन्म पंजाब के अमृतसर में हुआ था। इनका असली नाम तो मदन मोहन गुगलानी था। आपकी दीदी ने मदन मोहन राकेश नाम रखा था। बाद में मोहन राकेश नाम स्थायी हुआ। मोहन राकेश हिंदी साहित्य के अच्छे नाट्यकार, उपन्यासकार और कहानीकार के रूप में अपना नाम अमर कर गए हैं। इन्होंने डायरी, संस्मरण, जीवनी, निबंध, पत्रकारिता तथा अनुवाद के क्षेत्र में भी ठोस योगदान दिया है। नाटक में आषाढ़ का एक दिन बहुत ही विख्यात और चर्चित नाटक रहा है। इनके नाटक जो है वो आधे अधूरे, लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, ये 3 इनके नाटक है। अंडे के छिलके, बीज नाटक, आईने के सामने एवं सारा आकाश इनकी एकांकी है। आखिरी चट्टान तक उनकी गद्य रचनाएं हैं। यहाँ पर आषाढ़ का एक दिन से केवल एक अंश ही कालिदास का प्राणी प्रेम शीर्षक से प्रस्तुत किया गया है। विद्यार्थी मित्रों, याद रखना, ये जो लेसन हमारे अभ्यासक्रम में है ये एक नाट्यांश है और ये इसकी मूल कृति आषाढ़ का एक दिन है। उसमें से केवल एक अंश लिया गया है। नाटक के 2 प्रमुख पात्र हैं, मल्लिका और कालिदास। कालिदास बाण से घायल हरिण शावक को बचा लेता है। नाट्यकार ने यह कहना चाहा है कि अगर हम प्राण दे नहीं सकते तो किसी का प्राण लेने का अधिकार भी हमें नहीं है। मारने वाले से बचाने वाला महान है। वस्तुतः दंतुल ने शिशु हरिण शावक को घायल कर दिया है। इसलिए इस प्रकार का व्यंग बाण लेखक उस पर ही चलाते हैं। अतः यहाँ पर जीव दया की बात बताकर कालिदास का प्राणी प्रेम प्रकट किया है। पशु पक्षी हमारे मित्र है, अतः उनका हनन नहीं करना चाहिए। हनन करना मतलब मारना। पर्यावरण की रक्षा के लिए पशु पक्षियों का अनन्य महत्व है। मानव जीवन विकास में प्राणियों का बड़ा योगदान है। प्राणी मानव के साथी है, इसलिए हमें उनका रक्षण करना चाहिए। ये इस नाट्यांश का जो बोध है वो हमें प्राप्त करना है। अब हम नाटक देखते हैं। तो जैसे पहले बता चुका हूँ कि इसके 2 प्रमुख पात्र हैं, कालिदास और मल्लिका। दूसरे 2 पात्र हैं वो दंतुल की जो एक राजसेवक है और अंबिका की जो कालिदास की माता है। यहाँ पर ब्रैकेट में कुछ सेंटेंस दिए गए। एक्चुअली ये दिशा निर्देश है, क्योंकि ये नाटक है जिसको स्टेज पर प्रस्तुत करने का होता है। तो स्टेज पर उस समय कलाकार कौन कौन सी क्रिया करेंगे उसका दिशा निर्देश जो ब्रैकेट के शब्द है उसमें दिया गया है। कालिदास एक हरिण शावक को बाहों में लेकर पुचकारता हुआ आता है। हरिण शावक के शरीर से लहू टपक रहा है। पुचकारना माने प्यार करना। कालिदास, हम जिएंगे हरिण शावक, जिएंगे ना? एक बाण से आहत होकर हम प्राण नहीं देंगे। हमारा शरीर कोमल है तो क्या हुआ, हम पीड़ा सह सकते हैं। एक बाण प्राण ले सकता है तो उंगलियों का कोमल स्पर्श प्राण दे भी सकता है। हमें नए प्राण मिल जाएंगे। हम कोमल आस्तरण पर विश्राम करेंगे। हमारे अंगों पर ध्रुव का लेप होगा
कल हम फिर वंशस्थली में घूमेंगे, कोमल दुर्वा खाएंगे, खाएंगे ना। मल्लिका अपने को सहज कर द्वार की ओर जाती है। कालिदास यहाँ पर एक हरिणी शावक की जो घायल हुआ है बाण से, उसे अपनी गोद में लिए हुए आते हैं। हरिणी शावक के शरीर से लहू टपक रहा है और कालिदास उसको पुचकारते हुए, प्यार करते हुए, सांत्वन देने की कोशिश करते, उसके साथ बात करते हैं और उसे जीने की नई आशा दिलाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए ये सारे संवाद जो है वो कालिदास की एक उक्ति है कि जो वो हरिणी शावक से कह रहे हैं। अब आगे देखते हैं। मल्लिका, यह आहत हरिणी शावक, यहाँ ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने इसे आहत किया? क्या दक्षिण की तरह यहाँ भी? आहत करना माने घायल करना। मल्लिका घायल हरिणी शावक को देखकर चौंक जाती है और पूछ बैठती है कि यहाँ ऐसा कौन व्यक्ति है कि जिसने हरिणी शावक को घायल किया। ऐसा उद्गार क्यों आता है, ये जब हम नाटक आगे देखेंगे तब हमें पता चलेगा। कालिदास, आज गांव प्रदेश में कई नई आकृतियां देख रहा हूँ। झरोखे के पास आंख जाकर आसन पर बैठ जाता है। तो कालिदास कहते हैं कि आज गांव प्रदेश में कई नई आकृतियां, माने कई नए लोग दिखाई दे रहे हैं और हो सकता है कि इन्हीं में से कोई हो कि जिसने कालिदास हरिणी शावक को घायल किया है। राज्य के कुछ कर्मचारी आए हैं। हरिणी शावक को वक्ष से सटाकर थपथपाने लगता है। वक्ष माने छाती। हम सोएंगे, हाँ हम थोड़ी देर सो लेंगे तो हमारी पीड़ा दूर हो जाएगी, परंतु उससे पहले हमें थोड़ा दूध पी लेना है। मल्लिका, थोड़ा दूध हो तो किसी भाजन में ले आओ। भाजन माने बर्तन। तो यहाँ पर भी देखो कालिदास बार बार घायल हरिणी शावक को पुचकारते जाते हैं, उसमें जीने का नया जोश भरना चाहते, उसे प्यार से बात करते ताकि वो अपनी पीड़ा भूल जाए और यदि थोड़ा आराम कर ले और दूध वगैरह पीवे तो फिर से तंदुरुस्त हो जाए। मल्लिका, माँ ने दूध ओटा कर रखा है, देखती हूँ। ओटाना माने ताप पर या तो आग पर रख कर उसे गाढ़ा करना, उसे ओटाना कहते हैं। चूल्हे के निकट रखे बर्तनों के पास जाकर देखने लगती है। अभी अभी 2-3 राज कर्मचारियों को हमने घोड़े पर जाते देखा है। माँ कहती है कि जब भी ये लोग आते हैं कोई ना कोई अनिष्ट होता है। वर्षा के रोमांच के बाद मुझे ये सब बहुत विचित्र लगा। अभी अभी उस क्षेत्र में वर्षा हुई है और वर्षा का जो रोमांच है, जादू है, खुशी है, हर्ष छाया हुआ है, लेकिन इस खुशी के मौके पर जो कुछ राज कर्मचारी आए हुए हैं, इनके कारण वहाँ का वातावरण जो है वो थोड़ा बहुत विचित्र हो गया है। इसलिए मल्लिका ऐसा कहती है कि वर्षा के रोमांच के बाद मुझे सब बहुत विचित्र लगा। दूध का बर्तन उठाकर दूध खुले बर्तन में उड़ेलने लगती। उड़ेलना माने डालना। माँ आज बहुत रुष्ट है। मल्लिका कालिदास से कहती है कि माँ आज बहुत रुष्ट है। रुष्ट माने क्रोधित। कालिदास हरिणी शावक को बाहों में झुलाने लगता है। कालिदास, हम पहले से सुखी हैं। हमारी पीड़ा धीरे धीरे दूर हो रही है। हम स्वस्थ हो रहे हैं। न जाने इसके रुई जैसे कोमल शरीर पर उससे बाण छोड़ते कैसे। वो कुलांच भरता मेरी गोदी में आ गया। मैंने कहा, तुझे वहाँ ले चलता हूँ जहाँ तुझे अपनी माँ की सी आँखें और उसका सा ही स्नेह मिलेगा। मल्लिका की ओर देखता है। मल्लिका दूध लिए पास आ जाती है। तो कालिदास हरिणी शावक से बात करते, उसकी पीड़ा दूर करने का प्रयत्न करते, उसे सांत्वना देते हैं, पुचकारते हैं और कहते हैं कि हमारी पीड़ा धीरे धीरे दूर हो रही है, हम स्वस्थ हो रहे हैं। और फिर आगे वो
उनका इशारा है कि वो उसको मल्लिका के पास ले जाएगा। तो मल्लिका कैसी है कि जिसकी आंखें शायद हिरनी जैसी है, और उसका स्नेह भी हरिण शावक के लिए उतना ही है जितना शायद हरिण शावक के लिए उसकी माँ हिरणी का होगा। मल्लिका, सच माँ आज बहुत रुष्ट है। माँ को अनुमान हो गया है कि वर्षा में मैं तुम्हारे साथ थी, नहीं तो इस तरह भीग कर ना आती। माँ को अपवाद की बहुत चिंता रहती है। माँ मल्लिका कालिदास से कहती है कि माँ आज बहुत क्रोधित है। माँ को अनुमान हो गया, अनुमान माने अंदाज़ा हो गया है कि मल्लिका कालिदास के साथ थी वर्षा में, और इसी के कारण वो भीग कर आई है। और किसी लड़के के साथ बारिश के मौसम में घूमना हो सकता है कि लड़के के लिए या तो लड़की के परिवार के लिए कुछ निंदा का कारण बने। यहाँ अपवाद माने निंदा, और इसलिए मल्लिका कहती है कि माँ को अपवाद की मतलब निंदा की बहुत चिंता रहती है। कालिदास, दूध मुझे दे दो और इसे बाहों में ले लो। दूध का भाजन उसके हाथ में से ले लेता है। मल्लिका हरिण शावक को बाहों में लेकर उसका मुंह दूध के निकट ले जाती है। कालिदास भाजन को उसके और निकट कर देता है। हम दूध नहीं पिएंगे? नहीं, हम ऐसा हठ नहीं करेंगे, हम दूध अवश्य पिएंगे। कालिदास हरिण शावक से कहते हैं, जैसे बच्चे को समझाते हैं, बच्चे को सहलाते हैं और उसे कुछ करने के लिए प्रेरित करते, उसी प्रकार या तो उसकी जो वेदना है उसको दूर करने के लिए प्रयत्न करते, उसी प्रकार कालिदास भी हरिण शावक के साथ बिल्कुल ऐसा ही व्यवहार करता है जैसा एक मानव पिता उसके बेटे के साथ या तो बच्चे के साथ व्यवहार करता है। तो इसलिए वो कहता है कि हम दूध पिएंगे, हम ऐसा हठ नहीं करेंगे। राजपुरुष दंतुल ड्योढ़ी से आकर द्वार के पास रुक जाता है। क्षण भर वह उन्हें देखता रहता है। कालिदास हरिण को मुंह से दूध पिला देता है, ऐसे ऐसे। तो राजपुरुष दंतुल जो दयोढ़ी माने जो घर के भीतर आने का जो रास्ता उसे ड्योढ़ी कहते हैं, तो ड्योढ़ी से आकर द्वार के पास रुक जाता है, यानी घर में प्रवेश नहीं किया है लेकिन घर के आगे का जो हिस्सा होता है उसमें प्रवेश कर चुका है। और वो देखता है कि हरिण शावक कालिदास के बाहों में है और कालिदास उसे दूध पिला रहे हैं। हमने देखा कि कालिदास एक घायल हरिण शावक को लेकर मल्लिका के घर आए हुए हैं, और उसी घायल हरिण शावक के पीछे दंतुल भी आ पहुँचे हैं, और अब दंतुल बढ़कर उनके निकट आता है। दंतुल, दूध पिलाकर इसके कोमल मांस को और कोमल कर लेना चाहते हो? कालिदास और मल्लिका चौंक कर उसे देखते हैं। मल्लिका हरिण शावक को लिए थोड़ा पीछे हट जाती है। कालिदास दूध का भाजन आसन पर रख देता है। कालिदास, जहाँ तक मैं जानता हूँ कि हम लोग परिचित नहीं है, तुम्हारा एक अपरिचित घर में आने का साहस कैसे हुआ? दंतुल एक बार मल्लिका की ओर देखता है और फिर कालिदास की ओर। तो जब दंतुल ऐसा कहता है कि भाई तुम इस हरिण शावक को दूध पिलाकर उसके कोमल मांस को और भी कोमल कर लेना चाहते हो, तब उस अपरिचित को देखकर मल्लिका पीछे हट जाती है और कालिदास उससे कहता है कि हम लोग परिचित नहीं है, और हम यदि परिचित नहीं है तो एक अपरिचित के घर में आने का तुमने साहस कैसे किया? अभी दंतुल कालिदास को जवाब देते हैं, कैसी आकस्मिक बात है कि ऐसा ही प्रश्न मैं तुमसे पूछना चाहता था। तुम हमारा कभी का परिचय नहीं, फिर भी मेरे बाण से आहत हरिण को उठा ले जाने में तुम्हें संकोच नहीं हुआ? यह तो कहो कि द्वार तक रक्त बिंदु के चिन्ह बने हैं, अन्यथा इन बादलों से घिरे दिनों में मैं तुम्हारा अनुसरण कर पाता?
तो जो शिकारी का जो स्वभाव होता है ये यहाँ पर देखने को मिलता है। हरिण शावक को दंतुल ने अपने बाणों से घायल किया है और वो घायल हरिण शावक को अपना शिकार मानता है और इसलिए उस पर अपना अधिकार जताता है। और इसलिए वो कालिदास से कहते हैं कि भाई तुम्हारा और मेरा कोई परिचय नहीं है, फिर भी मेरे बाण से आहत हरिण शावक को आप उठाकर कैसे ले आए। और किस तरह से दंतुल कालिदास या तो मल्लिका के घर तक पहुंचा, तो ये यहाँ पर हमें पता चलता है कि हरिण शावक के घायल शरीर से रक्त की जो बिंदु टपक रहे थे, उस टपकते हुए रक्त से बने हुए चिन्ह को देखकर दंतुल कालिदास मल्लिका के घर पहुंचा। कालिदास, देख रहा हूं कि तुम इस प्रदेश के निवासी नहीं हो। दंतुल व्यंग्यात्मक हंसी हंसता है। व्यंग्यात्मक माने जैसे हंसी उड़ाना दूसरे के सामने वाले की। तो दंतुल, मैं तुम्हारी दृष्टि की प्रशंसा करता हूँ। मेरी वेशभूषा ही इस बात का परिचय देती है कि मैं यहाँ का निवासी नहीं हूँ। जब कालिदास उसे कहता है कि भाई तुम यहाँ के निवासी या तो इस प्रदेश के निवासी नहीं लगते हो, तब दंतुल व्यंग्यात्मक हंसकर कालिदास से कहता है कि मैं तुम्हारी दृष्टि की प्रशंसा करता हूँ। कालिदास शायद ये तर्क कर पाए कि दंतुल उस प्रदेश का निवासी नहीं है, क्योंकि दंतुल ये सोचता है कि उसकी वेशभूषा के कारण कालिदास ये समझे कि वो वहाँ का निवासी नहीं है। कालिदास, मैं तुम्हारे वेशभूषा को देखकर नहीं कह रहा हूँ। तो क्या मेरे ललाट की रेखा को देखकर जान पड़ता है कि चोरी के अतिरिक्त सामुद्रिक का भी अभ्यास करते हो। कालिदास उसे कहते हैं कि भाई मैं तुम्हारी वेशभूषा को देखकर नहीं कह रहा हूँ कि तुम परदेशी हो या तो यहाँ के निवासी नहीं हो। तो दंतुल उस पर कहता है कि क्या मेरे ललाट को, माने कपाल को, या तो जिसे हम इंग्लिश में फोरहेड कहते हैं, उस पर क्या लिखी रेखा को पढ़कर बताते हो। क्या चोरी के अतिरिक्त सामुद्रिक का भी, सामुद्रिक माने हस्तरेखा, या तो जो सामुद्रिक लक्षण होते हैं शरीर पर, उस लक्षणों को देखकर किसी व्यक्ति के बारे में या तो भविष्य में क्या होने वाला है उसके बारे में बताना, उसे सामुद्रिक शास्त्र कहते हैं। तो ताना मारता है दंतुल यहाँ पर कालिदास को कि तुम शायद एक चोरी करते हो, क्योंकि दंतुल के मानने के हिसाब से दंतुल घायल हरिण शावक का मालिक है और कालिदास उसके माल को या तो उसकी अधिकार की चीज़ को उठाकर ले आए। यानी इस प्रकार से वो कालिदास को चोर कहता है और इसके अतिरिक्त कहता है कि तुम सामुद्रिक शास्त्र का भी शायद अभ्यास करते हो। मल्लिका चोट खाई सी कुछ आगे बढ़ती। चोट खाने माना आहत होना या तो गुस्सा होना, क्योंकि दंतुल ने कालिदास को चोर कहा। मल्लिका, तुम्हें ऐसा लांछन लगाते हुए लज्जा नहीं आती। लांछन माने दोष लगाना। दंतुल, क्षमा चाहता हूँ देवी, परंतु यह हरिण शावक जिसे बाहों में लिए है मेरे बाण से आहत हुआ है, इसलिए यह मेरी संपत्ति है। मेरी संपत्ति मुझे लौटा तो देंगी। कालिदास, इस प्रदेश में हरिणों का आखेट नहीं होता राजपुरुष। तुम बाहर से आए हो, इसलिए इतना ही पर्याप्त है कि हम इसके लिए तुम्हें अपराधी न माने। अब कालिदास दंतुल से कहते हैं कि इस प्रदेश में, यानी कालिदास और मल्लिका का जिस प्रदेश में रहते, वो प्रदेश ऐसा है कि जिसमें पशु पक्षियों को भी मानव के समान ही दर्जा दिया जाता है, मानव के समान ही माना जाता है, उनका शिकार नहीं किया जाता। और इसीलिए कालिदास ने दंतुल को पहले ही देखकर ही बता दिया था कि तुम शायद इस निवासी नहीं हो, क्योंकि यदि वो इस प्रदेश का निवासी होता तो घायल हरिण शावक को घायल करता ही नहीं। तो इसलिए कालिदास कहता है कि इस प्रदेश में हरिणों का आखेट नहीं होता राजपुरुष। तुम बाहर से आए हो, इसलिए इतना ही पर्याप्त है कि हम तुम्हें अपराधी न माने। दंतुल बाहर का रहने वाला है, उसे पता नहीं है
कि इस प्रदेश में ऐसा कानून है कि इसमें कोई भी निर्दोष प्राणी पशु की हत्या नहीं कर सकता या तो उन्हें घायल नहीं करता। इसलिए कालिदास ऐसा कहते हैं कि तुम परदेशी हो, इसलिए तुमने अनजाने में ये गुनाह किया है, इसलिए हम तुम्हें अपराधी नहीं मानते हैं। दंतु तो राजपुरुष के अपराध का निर्णय गांववासी करेंगे। ग्रामीण युवक अपराध और न्याय का शब्दार्थ भी जानते हो। कालिदास शब्द और अर्थ राजपुरुषों की संपत्ति है, जानकर आश्चर्य होगा। दंतुल समझदार व्यक्ति जान पड़ते हो, फिर भी नहीं जानते कि राजपुरुषों के अधिकार बहुत दूर तक आते हैं। मुझे देर हो रही है, यह हरिण शावक मुझे दे दो। कालिदास यह हरिण शावक इस पावर्त्य भूमि की संपत्ति है राजपुरुष, और इसी पावर्त्य भूमि के निवासी हम इसके सजातीय हैं। तुम यह सोचकर भूल कर रहे हो कि हम इसे तुम्हारे हाथ में सौंप देंगे। मल्लिका इसे अंदर ले जाकर तल या किसी आस्तरण पर। अंबिका सहसा अंदर से आती है। तो दोनों कालिदास और दंतुल बहस कर रहे। दंतुल शिकारी के रूप में शिकार पर अपना अधिकार जमाता हुआ मांगता है हरिण शावक को, जबकि कालिदास को प्राणी के प्रति प्रेम है और वो घायल प्राणी को किसी भी हालत में दंतुल को देना नहीं चाहता है। और इसीलिए वे कहते हैं कि ये हरिण शावक पावर्त्य भूमि की संपत्ति, मानी यहाँ की जो भूमि है इस भूमि की ये संपत्ति है, और इस पावर्त्य भूमि के निवासी हम सब इसके सजातीय। सजातीय माने एक ही जाति के होना, पशु पक्षी या तो मानव में कोई अंतर नहीं है, ये कालिदास दंतुल को समझाना चाहते हैं। और जब ये दोनों बहस कर रहे हैं तब मल्लिका की माता अंबिका का अंदर प्रवेश होता है। जब ये कालिदास और दंतुल हरिण शावक को लेकर अपने आप में वाद विवाद कर रहे, एक दूसरे से तर्क कर रहे। अंबिका इस घर के तल्प और आस्तरण हरिण शावकों के लिए नहीं है। तल्प माने सैया या तो बिछोना, और आस्तरण माने उस पर जो हम कवर लगाते हैं तो बिछोना लगाते हैं उसे आस्तरण कहते हैं। तो ये जो तल्प और आस्तरण हरिण शावकों के लिए नहीं है, ऐसा मल्लिका की माता अंबिका कहती है। मल्लिका तुम देख रही हो माँ, वाक्य अधूरा रह जाता है। अंबिका हाँ देख रही हूँ, इसलिए तो कह रही हूँ, तल्प और आस्तरण मनुष्य के सोने के लिए है, पशुओं के लिए नहीं। कालिदास इसे मुझे दे दो मल्लिका। दूध का भाजन नीचे रख देता है और बढ़कर हरिण शावक को अपनी बाहों में ले लेता है। इसके लिए मेरी बाहों का आस्तरण ही पर्याप्त होगा, मैं इसे घर ले जाऊंगा। द्वार की ओर चल देता है। दंतुल और राजपुरुष दंतुल तुम्हें ले जाते देखता रहेगा। कालिदास ये पुरुष की रुचि पर निर्भर करता है, बिना उसकी ओर देखे दौड़ी में चला जाता है। दंतुल राजपुरुष की रुचि अरुचि क्या होती है, संभवतः इसका परिचय तुम्हें देना आवश्यक होगा। कालिदास बाहर चला जाता है, केवल उसका शब्द ही सुनाई देता है, संभवतः। कालिदास दंतुल संभवतः। तो ये जो दोनों के बीच में जो संवाद चल रहा है, इससे हम पता चलता है कि कालिदास हर हालत में हरिण शावक को बचाने के लिए तैयार है, और जबकि दंतुल हर कीमत पर अपने शिकार को वापस पाना चाहता है। और इसीलिए वो धमकी भी देता है कि राजपुरुष के अधिकार बहुत लंबे तक जाते हैं, और मैं तुम्हें राजपुरुष का अधिकार क्या होता है, उसकी रुचि अरुचि क्या होती है, उसका तुम्हें परिचय दिलाऊंगा। तब भी कालिदास बिना संकोच बिना डरे जवाब देता है कि संभवतः आप जो बताना चाहे, जो करना चाहे वो कर लेना। दंतुल तलवार की मूठ पर हाथ रखे उसके पीछे जाना चाहता है। मल्लिका शीघ्रता से द्वार के सामने खड़ी हो जाती है। मल्लिका ठहरो राजपुरुष, हरिण शावक के लिए हट मत करो। तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है, उनके लिए संवेदना का। कालिदास निशस्त्र होते हुए भी
तुम्हारे शस्त्र की चिंता नहीं करेंगे। तो यहाँ पर मल्लिका इस प्रकार से दंतुल को कालिदास का परिचय भी दे देती है और वो बताती है कि तुम एक शिकारी हो और तुम्हारे लिए शिकार को पाना अधिकार का प्रश्न है, जबकि कालिदास एक संवेदनशील व्यक्ति है और हरिण शावक को बचाना उसके लिए संवेदना का प्रश्न है। और इसीलिए वो कालिदास निशस्त्र होकर भी तुम्हारे शस्त्र की परवाह किए बिना तुमसे भिड़ जाएगा और हरिण शावक को बचाने के लिए प्रयत्न करेगा। दंतुल: कालिदास, तुम्हारा अर्थ है कि मैं जिनसे हरिण शावक के लिए तर्क कर रहा था वे कभी कालिदास है? तर्क माने वाद विवाद करना। मल्लिका: हाँ हाँ, परंतु तुम यह कैसे जानते हो कि कालिदास कवि है? दंतुल: कैसे जानता हूँ? उज्जैनी की राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति ऋतु संहार के लेखक कवि कालिदास को जानता है। मल्लिका: उज्जैनी की राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति उन्हें जानता है। दंतुल: सम्राट ने स्वयं ऋतु संहार पढ़ा और उसकी प्रशंसा की है, इसलिए आज उज्जैनी का राज्य ऋतु संहार के लेखक का सम्मान करना और उन्हें राजकवि का सम्मान देना चाहता है। आचार्य वररुचि इसी उद्देश्य से उज्जैनी से यहाँ आए हैं। तो उस प्रदेश में क्यों ऐसे राजपुरुषों की चहल पहल हो रही थी, इसका भी अंदाज़ा है। तो इसका पता भी हमें दंतुल के इस संवाद के द्वारा पता चलता है कि ऋतु संहार के जिसके लेखक कालिदास है, सम्राट ने उसे पढ़ा, उनको बहुत प्रसन्नता हुई और कालिदास को वह राजकवि का सम्मान देना चाहते थे, इसलिए वो सारे आचार्य वररुचि और दूसरे राजपुरुष यहाँ उस प्रदेश में आए हुए। मल्लिका सुनकर स्तंभित सी हो रहती है। स्तंभित माने अचंभित हो रहती है। मल्लिका: उज्जैनी का राज्य उन्हें सम्मान देना चाहता है, राजकवि का आसन। दंतुल: मुझे खेद है कि मैंने उनके साथ अशिष्टता का व्यवहार किया, मुझे जाकर उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। तो यहाँ पर ये नाट्यांश खत्म होता है। लेकिन जैसे पहले बता चुका हूँ कि नाट्यांश का जो बोध है वो हमें समझना है कि पशु पक्षी सब हमारे मित्र हैं, उनको भी जीने का उतना ही अधिकार है जितना हमें जीने का है। और एक चीज़ ये भी याद रखने की है कि मारने वाले से बचाने वाला हमेशा बड़ा होता है। तो इसके जो शब्दार्थ थे वो आप लिखना, क्वेश्चन आंसर मैं PDF के माध्यम से भेज दूंगा। और व्याकरण के आधार पर जो भी एक्सरसाइज या तो प्रश्न इसमें पूछे गए हैं उसको आप अपनी तरह से ढूंढ कर लिखने की कोशिश करना। यदि प्रश्न के उत्तर न मिले तो हम बाद में चर्चा कर लेंगे और उसके आंसर मैं आपको दे दूंगा। लेकिन कम से कम इतना काम अपनी तरह से करना, ऐसा मैं आपको निवेदन करता हूँ। और अब ये लेसन जो है यहाँ पर ख़त्म होता है। थैंक यू।